Assalamu alaikum. This is the class of artificial intelligence, second session of today. First session was held from 9 to 12. The second session is starting now at 2 p.m. 2 to 5 हमारा session होगा including a lab. I'll wait for the students to join and then I'll start. Alright, अस्सलाम वालेकुम. कुमैल आपने ज्वाइन किया है, काइंडली मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक? I don't know why the students are late in today's class. Kindly confirm if my voice is clear and there is no noise. I will meanwhile share the screen and we will start the lecture. Alright, so hopefully screen is visible. We will just resume where we left off in our last lecture, which was just early this morning. That we talked about some of the uninformed search strategies, और हमने ये कहा कि uninformed search strategies are जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलावा और कोई एडिशनल चीज़ इस्तेमाल ना हो रही हो. अब आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ के बारे में. कुछ अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ में कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हमने पढ़ी हैं उसमें ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी है, डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी है, आइटरेटिव डीपनिंग है, दो चार और भी हैं जो बुक में अलग से दी गई हैं. और सिर्फ वो चार चीज़ें जिसकी बेस पर हम ये एनालाइज़ करते हैं कि आया कौन से एल्गोरिदम दूसरे से बेटर है. उनमें कंप्लीटनेस, ऑप्टिमैलिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़ एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, बट इसमें एक ऐसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज़ एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी जो कि अभी हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे. ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम वेटेड ग्राफ की बात कर रहे होते हैं. हम ये कहते हैं कि हर स्टेप की कॉस्ट इक्वल नहीं है and it's some positive cost from one step to another. If you go back then you will have to pay some price as well. It's not like if you're going back then the cost would be in the negative. So we said कि it's always going to be positive. हमने इसकी ऑप्टिमैलिटी वगैरह के भी हमने प्रूफ वगैरह देखे. अब हम स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़. इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ का मतलब ये है कि ऐसी सर्च स्ट्रेटजीज, नाउ रिमेंबर द सर्च स्ट्रेटजीज वुड बी द सेम थिंग, जो कि हमने कहा है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पर हम सर्च स्ट्रेटजी लगाएंगे. और वो जगह क्या है? द ऑर्डर ऑफ द नोड सिलेक्शन, कि कौन सी ऑर्डर से किस नोड को आप पहले जो है सेलेक्ट करेंगे फॉर एक्सपेंशन. Informed search strategy means that beyond the state space the algorithm tries to calculate some things which are helpful in order to determine the order of the expansion. It means that the algorithm does not only gets itself limited to the order, the information available to it from the state space. It tries to
analyze and calculate some information on its own. अब होता ये है, I'm just trying to gather some information so that it's better to understand the uninformed search strategy when compared to uninformed search strategy, rather than just I can specifically tell you what an informed search strategy is. So let's move on to its lecture over here. Yeah, so in order to first start it, let's review some of the things कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं. Don't get mixed up about algorithms. What are algorithms, what are strategies, what is uninformed, what is informed. All of these things I'm telling you in a very straightforward manner, and in a manner that you can analyze and categorize each and everything. So let's review what we have done. हमने ये कहा कि भाई ट्री सर्च के थ्रू हम स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट की तरफ जाना चाह रहे हैं. अब जब ट्री सर्च हम अप्लाई करते हैं और स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट की तरफ आना चाहते हैं, तो देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू दैट गोल स्टेट, जिसके लिए हम ट्री सर्च इस्तेमाल कर रहे हैं. और इसी ट्री सर्च में हमने क्या एल्गोरिदम अपनाया? हमने ये एल्गोरिदम अपनाया जो कि आप पिछले 3-4 लेक्चर्स से देख रहे हैं, और अब दोबारा मेरे रिव्यू में आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमने ये कहा कि हम एक सेट बनाएंगे फ्रंटियर, और उस सेट के अंदर हम स्टार्टिंग स्टेट रख देंगे, जो कि हम पिछले 1-2 लेक्चर से इसकी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ. फिर हम क्या करेंगे, जब तक कि आपका फ्रंटियर एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम ये काम करते जाएंगे. और ये काम क्या है कि आप फ्रंटियर में कोई एक नोड उठाएंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड का मतलब ये है कि उसको हटाकर उसके चिल्ड्रन लिख देंगे. लेकिन ये ऐसा तब करेंगे जब वो गोल स्टेट ना हो. तो हम एक चूज करेंगे फ्रंटियर नोड टू एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू सर्च स्ट्रेटजी. अगर वो नोड गोल स्टेट है तो हम कह देंगे हमें सोल्यूशन मिल गया, लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि उसको मिटाकर उसके चिल्ड्रन को लिख देंगे. और कुछ चीज़ें हम नोट करते जाएंगे कि भाई अच्छा ये किस पाथ से आया, ये कौन से लेवल पर है, वगैरह वगैरह. ये काम हम करते रहेंगे. तो जब तक फ्रंटियर, अगर आपको गोल ना मिले और फ्रंटियर एम्प्टी हो जाए, इसका मतलब है गोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, या आपके सर्टेन स्ट्रेटजी ने आपको फंसा दिया कहीं और आप नहीं ढूंढ सके. बस एक मसला हमारे पास आया था जब हम रिमेंबर एरिड से बुचारिस्ट वाली एक प्रॉब्लम कर रहे थे. तो हम एरिड से एक जगह आके फिर वहाँ से दोबारा उसके चिल्ड्रन में एरिड आ रहा था. तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक और सेट बनाया, हमने उसको कहा एक्सप्लोर्ड सेट. और इस सेट के अंदर हम वो तमाम नोड्स रखते जा रहे थे जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड हैं, ताकि जब हम कोई नेक्स्ट किसी भी नोड को एक्सपेंड करते हैं उसके चिल्ड्रन में हमें कोई ऐसी नोड नज़र आती है जो कि ऑलरेडी हमारे एक्सप्लोर्ड सेट में है, तो हम उसके चिल्ड्रन में उस नोड को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम एक्सपेंड कर चुके हैं. वरना अगर दोबारा से एक्सपेंड करेंगे तो हम उसी सिचुएशन में दोबारा आते जाएंगे और हम एक सर्कल में घूमते जाएंगे. इसको ऐसे समझें कि मैं कराची से अगर सोचता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो लेट्स से आई एम गिवन 2 प्रॉब्लम, 2 सॉल्यूशंस, 2 पाथ्स कि आप या तो हैदराबाद जा सकते हैं या फिर जामशोरो जा सकते हैं. लेट्स से कि मैं पिक करता हूँ कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ. तो अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ से दोबारा देखता हूँ कि मैं हैदराबाद से कहाँ जा सकता हूँ. तो वो मुझे कहेगा कि या तो आप जामशोरो जा सकते हैं या आप कराची जा सकते हैं. उसमें से मैं कराची पिक कर लेता हूँ. कराची आके दोबारा मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, हैदराबाद या जामशोरो. मैं हैदराबाद पिक कर लेता हूँ. हैदराबाद जाके फिर मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, जामशोरो या कराची. मैं कराची पिक कर लेता हूँ. तो इस तरह तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं. तो एक्सप्लोर्ड सेट, अगर आप हैदराबाद पहुंच गए हैं तो एक्सप्लोर्ड सेट में डाल दें हैदराबाद को, ताकि जब भी नेक्स्ट कोई भी नोड आपको बताए कि इस यहाँ से आप हैदराबाद भी जा सकते हैं, तो आप उसको रिमूव कर दें कि भाई ये एक्सप्लोर्ड सेट में है, मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले भी, यहाँ पर जाना फ़ायदा नहीं देगा. सो ये सारे काम हम पहले से काफ़ी सीखते हुए आ रहे हैं. बस हमने ये कहा कि जो सर्च स्ट्रेटजी है जो कि हमें ये बताए कि भाई फ्रंटियर में तो बहुत सी नोड्स हैं, उनमें से किस तरह हम चूज़ करेंगे, किसको उठाएं. तो इस सर्च स्ट्रेटजीज़ को हमने डिवाइड किया 2 तरह की सर्च स्ट्रेटजीज़ में. एक को कहा अनइन्फॉर्म्ड, एक को कहा इन्फॉर्म्ड. अनइन्फॉर्म्ड में हमने ये कहा ऐसी सर्च स्ट्रेटजीज़ जो कि सिर्फ प्रॉब्लम डेफिनेशन में दी गई चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं, उसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं इस्तेमाल कर रही. इसको कहा जाएगा
अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। जो अनइन्फॉर्म्ड है उसमें से हमने BFS पढ़ी, DFS पढ़ी, IDS देखी, आइटरेटिव डीपनिंग भी हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, डेप्थ लिमिटेड सर्च है। UCS को हमने स्पेसिफिकली देखा बिकॉज दिस इज़ अ थिंग जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है आगे इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ का। UCS एक ऐसी सर्च स्ट्रेटजी जिसमें हमने ये नोट करते गए कि भाई इस नोट तक पहुंचते हुए हमें कितना कॉस्ट लगी है, तो उसको G of N कह रहे हैं हम, G of A, G of B, G of G, जिस तरह जो भी नोड है आपकी, तो वो इतनी कॉस्ट जितनी लगी है, तो हम लिमिटेड लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट वी हैव पेड टू अ नोड, उसको हम सेलेक्ट करके एक्सपेंड करते जा रहे थे। ये काम हमने किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। सो ये इसका एक रिव्यू है कि हमने ये 3-4 एल्गोरिदम्स पढ़े। नाउ बिफोर कमिंग टू दिस थिंग, let's suppose let me open notepad for that. For example, in the frontier I have, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ इसका फॉर्मेट, टू बिग, ओके ओके, यहाँ पर हम कर सकते हैं बड़ा, so that yeah, so let's suppose in the frontier I have these nodes A B C, 3 नोड्स हैं, किसको पिक करना चाहिए? लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि ये लेवल 1 पर है, ये लेवल 2 पर है, ये लेवल 3 पर है। अगर मैं BFS लगा रहा हूँ तो वो शैलोएस्ट पॉसिबल को पिक करके इसको एक्सपेंड करेगा, अगर DFS लगा रहा हूँ तो वो डीपेस्ट पॉसिबल को एक्सपेंड करेगा। अगर लेट्स सपोज कि मैं लेवल्स के ऊपर नहीं जाता, मैं कहता हूँ C तक पहुँचने के लिए मैंने कॉस्ट पे की 32, B तक पहुंचने के लिए 22 पे की, और A तक पहुंचने के लिए 31 पे की। तो क्विकली मुझे बता दें, अकॉर्डिंग टू UCS मुझे कौन सी नोड को पहले एक्सपेंड करना चाहिए? UCS को अगर मैं यूज करूं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को, तो मुझे किस नोड को पहले एक्सपेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन? G of A means the cost from start state to A is 31, the cost from start state to B is 22, the cost from start state to C is 32. Which node should I expand if this were the condition of my frontier? Yes, please. Okay, so I'm repeating the question. If this was the condition of your frontier, you have node A with G of A31, you have node B with G of B22, you have node C with G of C32. Which node would you pick to expand next? इन तीनों में से किस नोड को हम एक्सपेंड करेंगे when we are talking about UCS, Uniform Cost Search? I want the answer from you guys because now we are moving towards another kind of function. Alright, Malik Bilal is saying B22. Can you elaborate? Why do you think B should be expanded first in among these three? And Kumail is saying कि uniform search है तो random किसी से भी ले सकते हैं. I think no, I think you skipped the last class obviously because वो it was just this morning, you were not in that. यही मैं आपको आई थिंक उसमें बिलाल थे क्लास में, तो मैं उनको भी बता रहा था कि यू शुड कीप दिस इन प्रैक्टिस के अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो गो एंड सी द लेक्चर ऑन यूट्यूब, आगे कर करके थोड़ी सी चीज़ें उसकी देख लें कि एक्चुअली क्या बात की गई, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आनी हो
बिकॉज अब ये चीज़ ऐसी है जो कि रिलेटिव रहेगी ना सिर्फ इस लेक्चर में बल्कि अगले 3-4 लेक्चर्स में ये g ऑफ n, g ऑफ a, g ऑफ b, दिस विल बिकम रेलेवेंट. So if you skip any one of the lecture, keep in practice that you need to understand all of these things by looking at the recording. So my question from Bilal was, why do you think that B22 should, yeah, B should be expanded next? We both know. I just want to confirm it from you so that we can move forward. Yes, because it has the least amount of g value, or the least amount of cost paid from start state to this state. तो जहाँ तक हमें कम कॉस्ट लगी होगी हम सिर्फ वहीं तक उस कम वाली को उठाकर एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए हम उस टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लिसिटली कहनी नहीं है लेकिन वो हमने समझनी है. जैसे कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लेट सपोज मैं इस सिचुएशन में बी को एक्सपेंड करता हूँ, बिकॉज बी हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट. लेट्स से कि मैं इसको एक्सपेंड करके लिख देता हूँ पी एंड क्यू. सो ऑब्वियसली देयर वुड बी सम जी ऑफ पी एंड देयर विल बी सम जी ऑफ क्यू, यानी द कॉस्ट पेड फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू P एंड द कॉस्ट पेड फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू Q. ये हम मिटा देंगे. व्हाट डू यू थिंक द कॉस्ट ऑफ G ऑफ P और G ऑफ Q विल बी? आपको क्या लगता है कॉस्ट क्या होगी G ऑफ P की या G ऑफ Q की? एनी वाइल्ड गैस? All right, they're saying maximum 21 of both, remaining minimum 1 for starting state. I'm unable to understand what you're saying. Maximum 21 of both. अच्छा, ऑफ बोथ मतलब दोनों P और Q के बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक है. दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा यू आर सेइंग 21 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती. You are thinking in a right way, but I think your calculation is a bit off. So think again. Same goes to the other student of the class. What do you think the cost from start state to P and Q will be? And Bilal is right, his answers are on the right track. I want answers like these, but it's not the calculated number that's right. So think again and tell me, what do you think the cost of reaching P or Q from start state can be? Okay, so this is the exact point that we were discussing when we were talking about uniform cost searches optimality. Remember in our last lecture we were talking about why do you think that uniform cost search is optimal? Why do you think that it will only go to the goal with the least amount of path? Because yeah, you are saying कि P और Q की हमें visible नहीं है. If there was a graph that we could have said कि कितनी इसकी cost लगेगी. Now the important thing here is that P and Q are the child nodes of B. As you have seen that P and Q came to the frontier when we removed B, which means they are children of B. Which means, now I'm going to say which means, this phrase which means many times.
because I want you to walk with me from this state when you don't know what we are talking about to the state when you know. So I'm going to take you with me, so understand with me. अगर B के चिल्ड्रन हैं P और Q, that means that in order to go from start state to P, you are going through B, which means that you have paid some cost to reach B, and that cost we already know was 22. इसी वजह से हमने B को पिक किया था एक्सपेंशन के लिए, because it had the least amount of cost that we have paid from start state to a certain state. अब चूंकि हम B को एक्सपेंड कर रहे हैं और B को एक्सपेंड करके P और Q तक जा रहे हैं, it means that the cost of reaching P from the start state should be at least 22.1, let's say. Or in other words, the cost from start state to reaching P should be greater than 22, because 22 cost पे करके तो आप B तक पहुंचे हैं. B से P पर भी अगर आप आते हैं तो अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे आप पे करेंगे तो दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ये हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में. हम ये नहीं कह सकते कि एक नोड से दूसरी नोड तक आने की कॉस्ट 0 लगेगी या -1 लगेगी या -2 लगेगी. इट शुड बी ग्रेटर देन सम पॉजिटिव इंटीजर. 1 से बड़ा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2.5 हो, व्हाटएवर. So the cost of reaching P or Q, both are children of B, the cost of reaching P from the start state should be greater than 22. We know this much. We don't know what the cost is, obviously, like you said, because we don't know the graph. We can say this as much. We can guarantee that it's like this, because P and Q are the children of B. Do you understand this? Please tell me if you understand it, or if you have any question, please ask. ऑलराइट, क्विकली मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप कहते हैं स्टार्ट स्टेट, अच्छा स्टार्ट स्टेट मुझे ज़रा ये बता दें बिलाल, अगर आप थे लास्ट क्लास में, आई थिंक, कैन यू हेल्प मी, व्हाट डू यू थिंक दिस विल बी? लेट्स सपोज द g of s इज द स्टार्ट स्टेट. कैन यू टेल मी व्हाट वुड दिस बी? मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ कुमैल, फिर मैं रिपीट करता हूँ इस बात को. Can you tell me what would be g of s? S is the start state. No. This is why I was saying in that slide specifically that it's important to know what this is. G of n. What is this? This is, I'm writing here, cost of reaching n from the start state. This is g of n. The cost of reaching n is any node, कोई भी नोड है, अगर s से वहां तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है. जिस तरह a पर आप पहुंचे हैं, अब आई एम नॉट सेइंग दैट a इज द इमीडिएट नोड आफ्टर s. s से आप डायरेक्ट a पर आए, हो सकता है s से आप f पे गए हो, f से आप p पे गए हो, p से आप q पे गए हो, q से आप t पे गए हो, t से भी a पर आए हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट a तक आप s से पहुंचे, कितनी कॉस्ट लगी? 31. b पर आप पहुंचे s से 22, c पर आप पहुंचे 32, p पर आप पहुंचे 22 से बड़ी होगी. क्यों बड़ी होगी? बिकॉज b को एक्सपेंड करके ही आप p पर आते हैं. आपने b को एक्सपेंड किया तो आपने p और q लिखा. अब फ्रंटियर में b नहीं है, p और q है, विच मीन्स कि आप b के थ्रू आ रहे हैं. b तक अगर कॉस्ट आपकी 22 लगी थी तो p और q पे आपके 22 से ज़्यादा ही लगेगी.
सो जी ऑफ एस, पहले तो मुझे जल्दी से ये बता दें कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे. जिस तरह जी ऑफ एन को मैं पढ़ता हूँ कॉस्ट ऑफ रीचिंग एन फ्रॉम एस स्टार्ट स्टेट, इसको मैं पढ़ता हूँ कॉस्ट ऑफ रीचिंग ए फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, इसको मैं पढ़ता हूँ कॉस्ट ऑफ रीचिंग सी फ्रॉम स्टार्ट स्टेट. इसको मैं क्या पढ़ूंगा? नो, in order to understand this algorithm, the further workings of our course, we need to clarify this. Good, कुमैल जैदी का जवाब एग्जैक्टली सही आया है. थोड़ा सा उस पर एडिशन भी हो सकती है. इट कैन, yes exactly कुमैल, you are on the right path and the answer is exactly right. Kumail is saying that g of s would be what? G of s would be cost of reaching, अब ऊपर हम कह रहे हैं cost of reaching n from s, cost of reaching a from s, cost of reaching c from s, तो इसको हम कहेंगे cost of reaching. What Kumail is saying, which is the absolute right answer, is that cost of reaching s from s, and which is what, ये भी कुमैल सही बता रहे हैं. He is saying the cost of reaching s from s is 0, because if you are on a certain node, वहां से आप उसी नोड पर जा रहे हैं अगर, तो यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट. अगर नोड चेंज हो रही है तो दैट शुड हैव अ पॉजिटिव कॉस्ट. अदरवाइज अगर आप ए पर हैं तो जी ऑफ ए से जी ऑफ ए पर ही अगर आप चले जाएंगे, विच इज़ नॉट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी, बट फॉर एग्जांपल ए से ए पर आप चले जाते हैं तो द कॉस्ट यू विल हैव टू पे विल बी 0, बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग एनी स्टेट, राइट. सो जी ऑफ एस इज ऑलवेज 0, because g represents what? G represent cost of reaching this node from start state. बस ये n चेंज होगा और यहाँ पर नोड चेंज होती जाएगी, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, हर जगह ऐसा ही है. ठीक है. सो g of p is greater than 22, इसका मतलब है cost of reaching p from start state is greater than 22. Why do we know that? Because cost of reaching b from start state was 22, and in order to reach p you have to move from b, because b के children है, so that means that the cost of reaching p from start state should be greater than 22, right. So now अभी तक यूसीएस में हम ये कर रहे थे जिस तरह से अभी हमने कहा कि भाई अच्छा चलें इसका बताएं. अगर लेट्स से कि मैं कहता हूं कि ये है, लेट्स सपोज 24 है, ग्रेटर देन को छोड़ देते हैं फिलहाल, और इसको हम कह देते हैं कि ये है 32 या 35, थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं. नाउ दिस इज योर फ्रंटियर, these are the values. Can you tell me कि अब कौन सी नोड एक्सपेंड होगी according to UCS? Which node should be expanded next? Okay, all right. So you're saying that p should be expanded next. Yes, yeah, p should be expanded because p has a lower cost, although there is 22, but 22 की नोड यहाँ पर नहीं है फ्रंटियर में. फ्रंटियर में जस्ट p है जिसकी लीस्ट कॉस्ट है. हम इसको एक्सपेंड करेंगे एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेट सपोज अब मैं थोड़ा एक डिफरेंट एंगल से आपको एक डिफरेंट तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ. सो प्लीज बेयर विद मी. लेट सपोज कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ. these things are called functions. g is a function, right? g of b, g is a function like f of x or f of y. g of c कह रहे हैं. let's call these functions. y और y not उस पर इसमें फिलहाल नहीं जाए. let's call these functions. let's suppose कि मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ. let's say कि
एफ कह देते हैं उस फंक्शन को, या एफ जी एच नहीं, इस फंक्शन को हम कह लेते हैं वाई. वाई इज़ अ फंक्शन, राइट. और मैं कहता हूँ कि भाई देयर आर 4 वैल्यूज़ हेयर एंड वाई ऑफ ए इज़ 4, वाई ऑफ बी इज़ 5, y of q is 9, not b, p, एंड y of जो अभी हैं फ्रंटियर में, मैं उनका y वैल्यूज़ लिख रहा हूँ. जिस तरह g वैल्यूज़ का मतलब तो आपको पता ही है, 8. अब बेयर विद मी एंड टेल मी कि लेट्स सपोज दीज आर, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, क्या हैं. g का तो हमें पता है कि g वॉज द कॉस्ट ऑफ रीचिंग n फ्रॉम s. ये मैंने कुछ रैंडम वैल्यूज़ असाइन कर दी इनको. आपको क्या लगता है कि अब किसको एक्सपेंड होना चाहिए नेक्स्ट? y के फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके मुताबिक किसको पहले एक्सपेंड होना चाहिए? A, you are saying A. Malik Bilal is saying A, Kumail is saying 4 वाली जो है, यानी कि you are saying A नोड को पहले एक्सपेंड होना चाहिए. And the obvious reason that I can think of without asking you is that it is the least amount of cost. Now एक मिनट के लिए ये सोचें, सोचने का काम है. अब जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट आप होंगे उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एल्गोरिदम भी आपको समझ में आएगा. अदरवाइज द एल्गोरिदम विल गो ऑन. एल्गोरिदम इंटेलिजेंट है, वो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे. जी ऑफ ए क्या था? कॉस्ट फ्रॉम रीचिंग द स्टार्ट स्टेट टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो हम वो नोड पिक कर रहे थे जहां तक हमारी कम से कम कॉस्ट लगी है. लेट्स से कि मैं ये कहता हूं कि ये जो y फंक्शन है वो ये बता रहा है कि हाँ, y फंक्शन आपको ये बता रहा है कि यहां से गोल के करीब होने के चांसेस कितने हैं. यहां से गोल के करीब होने के चांसेस कितने हैं. लेट्स सपोज वो ये बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि आपको यहां पर s से आने में कॉस्ट कितनी लगी, जिस तरह जी बताता है. y लेट्स सपोज आपको ये बता रहा है कि इस नोड से, कोई भी एक नोड है a, वहां से गोल के नजदीक होने के चांसेस कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं y ऑफ n का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि चांसेस ऑफ गोल फ्रॉम n, y ऑफ n. अब मैं खुद नहीं समझा रहा हूं, मैं वो चीज़ अब आगे आपको और डिटेल में नहीं समझा रहा हूं. मैं बस ये बोल रहा हूं कि y ऑफ n का मतलब ये है कि n से गोल तक पहुंचने के चांसेस कितने हैं, ज़्यादा हैं या कम है. तो नाउ कैन यू टेल मी कि अब मैं ए पी क्यू सी में से कौन सी नोड सेलेक्ट करूं फॉर एक्सपेंशन? ओके, बिलाल का आंसर आया है. कुमैल, आई एम नॉट श्योर कि आपका ये पिछला आंसर है या क्या है, दोबारा ज़रा लिख दें ताकि मैं फिर कमेंट करूं इस चीज़ पे.
Okay, so Malik Bilal is saying according to algorithm we have to select 4 because you know like it's the least amount of value. But this is the beauty, this is the difference and interesting thing, that there are two functions, one is g and one is y. G is the cost that you have paid from S to that node, and y is telling you the chances of goal from a certain node. So the chances of reaching the goal from A is 4, the chances of reaching the goal from P is 5, the chances of reaching the goal from Q is 9, and so on. Now as Bilal is saying that we need to pick Q, because out of all of these nodes that we see, Q has the most number of chances of goal from N, from Q. अगर मैं Q को पिक करूं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं गोल तक पहुंच जाऊं. A को पिक करूं तो कम चांसेस हैं रिलेटिवली, P को चूज करूं तो और कम है, C को चूज करूं तो ज़्यादा है बट Q से कम है. ये एक बात हो गई. एक और चीज़ लिख लेते हैं, चलें एक फंक्शन और बनाते हैं, एक फंक्शन और x बनाते हैं जी. x ऑफ a है 7, x ऑफ p है 90, x ऑफ q है 76, x ऑफ c है 6. चले जस्ट. अच्छा अब मुझे बताएं ज़रा, अब आपको क्या लगता है कि किस नोड को पहले पिक करना चाहिए? Sorry, wait a minute. Yeah, this is x. What do you think, which node should I pick? वो जवाब मैं आपसे ही सुनूंगा खुद, जो मैं बात खुद समझाना चाह रहा हूँ. अगर आप खुद बोल देंगे वो चीज़, then we will be on the right track. Otherwise मैं बोल तो दूंगा but you know like वो उस तरह से आपको उतने लेवल पर समझ नहीं आएगा. आप खुद समझें. What do you think, अब मुझे कौन सी नोड को पिक करना चाहिए? सो मलिक बिलाल इज सेइंग, जब मैंने ये पूछा कि x के थ्रू मुझे क्या पिक करना चाहिए, अब मुझे a को पहले एक्सपेंड करना है, p को, q को या c को, तो एग्जैक्टली दिस इज द एग्जैक्ट थिंग बिलाल दैट यू आर सेइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बिलाल इज सेड कि व्हाट डू यू मीन बाय x, व्हाट इज x, पहले तो ये बताएं. और दूसरा सवाल तो नहीं, खैर उसी सवाल की एक्सटेंशन में वो ये कह रहे हैं कि या ये तो चांस है अगर तो ये बता दें, या कॉस्ट है तो ये बता दें, ताकि उस हिसाब से हम चलें. एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट इन्फॉर्म्ड सर्च यूजेस. इन्फॉर्म्ड सर्च अपनी तरफ से एक ऐसा फंक्शन बनाती है जिसकी वैल्यूज भी वो खुद बताएगी कि कैसे कैलकुलेट करना है, और आपको ये देखना है कि उस वैल्यू की बेस पर कोई एल्गोरिदम अच्छा है या बुरा है, कोई किस नोड को पहले सेलेक्ट करना चाहिए और किसको बाद में सेलेक्ट करना चाहिए. राइट अब देखें कि ये वो चीज है x, जिस तरह से मैंने कहा दिस इज द चांस, y को मैंने कहा दिस इज द चांस, x क्या है अभी तक मैंने बताया नहीं आपको. बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज दैट कि व्हाट दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिपिक्टिंग, and there are millions of things that this function can depict. For example वो ये बता रहा है कि यहाँ से कितनी नोड्स दूर गोल है. For example वो ये बता रहा है कि यहाँ से कितनी नोड्स के बाद आपको गोल का रास्ता मिल सकता है. For example वो ये बता रहा है कि अब तक आप कितनी नोड्स स्किप करके आ चुके हैं. For example वो ये बता रहा है कि यहाँ से और पॉसिबल पाथ्स इतने निकल सकते हैं. Whatever, कुछ भी बता सकता है. It's just कि आपको अगर वो फंक्शन समझ में आ जाए कि क्या है, तो आपकी सर्च स्ट्रेटेजी जो नोड पिक करेगी दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट नोड्स इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट. और ऐसे फंक्शन को, जो फंक्शन मैंने अभी 4-5 तरह के आपको बताया कि भाई या वो चांस बता रहा है, या वो ये बता रहा है गोल दूर कितना है, या वो ये बता रहा है कितनी नोड्स दूर है, या वो ये बता रहा है कितने पॉसिबल पाथ्स हैं, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर.
दिस काइंड ऑफ फंक्शन विच इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन. प्रॉब्लम डेफिनेशन में सिर्फ ये बताया जाएगा नोड्स क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है, एक नोड से दूसरे नोड की जाने की कॉस्ट कितनी है, आपको स्टार्ट स्टेट क्या है, गोल स्टेट क्या है, पहुंच के दिखाएं. अभी तक हम यही कर रहे थे. इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजी ये कहती है कि नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ फंक्शंस बनाऊंगी. इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी ये कहती है नहीं, कॉस्ट तो आपने बता दी यहाँ से इतनी लगेगी, वो तो प्लस कर रहे हैं आप सिर्फ, मैं अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा. इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजी ये कहता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन के अलावा मैं अपनी तरफ से इस तरह के कुछ फंक्शंस बनाऊंगा जिसकी बेस पर मैं ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे किस नोड को पिक करना चाहिए. मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि कितनी कॉस्ट आपने पे की हुई है ऑलरेडी, मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि यहाँ से आप कौन कौन से चिल्ड्रन हैं वगैरह वगैरह, या यहाँ पर आप लीफो अप्लाई कर रहे हैं या शैलोएस्ट कौन सी है. वो कहता है कि मैं अपने फंक्शन बनाऊंगा और उसकी बेस पे मैं चलूँगा. और ऐसे फंक्शन, नाउ आई एम कमिंग टू द वन लाइनर जो कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा था, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ बेयर इन माइंड, बी अटेंटिव. वो फंक्शन, अच्छा, अ फंक्शन कैन बी अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन. फॉर एग्जांपल मैं जिस फंक्शन की बेस पे डिसाइड कर रहा हूँ उसको मैं कह देता हूँ एफ. लेट मी रीस्टार्ट द मीटिंग. Yeah, so I was saying that okay, let the students join, then I will resume. Yes, so what I was saying is that hopefully मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आप तक. What I was saying is that a function can be, for example मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 3-4 फंक्शंस है ना, तो मैं अब मैं किसकी बेस पे इसको डिसाइड करूँ. तो आई कैन डू समथिंग लाइक कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ f ऑफ एनीथिंग n, which will be, let's suppose, x of n plus y of n plus g of n. let's suppose कि मैं ये फंक्शन बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इस f of n के बेस पे मैं डिसाइड करूँगा. सो अगर कलेक्टिवली थोड़ा जल्दी से हम ये कर लें, f of a क्या होगा, f of p क्या होगा, f of q क्या होगा, और f of उसका है c, ये क्या होगा, ज़रा ये हम डिसाइड कर लेते हैं पहले. माई पॉइंट इज़ कि आप फंक्शन कैन बी अ कलेक्शन ऑफ अदर फंक्शंस. तो लेट्स से a को मैं लेता हूँ, तो 7 प्लस 31 becomes 38 plus 4 becomes what, 38 plus 4 42. ठीक है. अच्छा, p के लिए अब बता दें, जब तक मैं p का कर रहा हूँ आप q के करते जाएं साथ साथ, एंड टेल मी कि q का क्या होगा. q का क्या होगा भाई, लेट्स सी, 76 plus 9 is, you are saying 120. 76 plus 9 becomes 85, right? And 85 and 35 becomes 120, right? So yeah, it becomes 120. What about c? f of c becomes 6 plus 8 14 plus 32 14 15 16 and then 3 46, right? लेट्स से कि मैं f की बेस के ऊपर डिसाइड करता हूँ, द लीस्ट अमाउंट विल गो एंड बी एक्सपेंडेड. तो फॉर एग्जांपल 42 विल बी एक्सपेंडेड, a विल बी एक्सपेंडेड फर्स्ट एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये जो फंक्शन मैंने बनाया ना, जिसकी बेस पर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ आने वाला है, सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली नाउ. ये जो फंक्शन मैंने बनाया जिसकी बेस के ऊपर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सी नोड पहले एक्सपेंड होगी और कौन सी बाद में एक्सपेंड होगी, दिस फंक्शन जिसकी बेस पर मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ कि किस नोड की प्रायोरिटी पहले है किसकी बाद में है, ये फंक्शन जो कि इवैल्यूएट करके मुझे ये बता रहा है कि कौन सी नोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक्सपेंड किया जाए, कौन सी नोड लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बाद में एक्सपेंड किया जाए. ये फंक्शन जो कि इवैल्यूएट करके बता रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा भाई, इवैल्यूएशन फंक्शन.
This will be known as evaluation function. And evaluation function क्या करता है? evaluation function ये करता है कि आपको evaluate करके एक नंबर देगा और इस बेस पर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी नोड पहले एक्सपेंड होगी, कौन सी बाद में. जो क्वेश्चन अभी आपकी तरफ आ रहा है वो ये है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हम पढ़ चुके हैं, अभी भी उसी के बारे में हमने वहीं से बात स्टार्ट की थी. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का इवैल्यूएशन फंक्शन क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द इवैल्यूएशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च? You are saying that f of n equals to s least cost and f of n equals to s plus least cost. Yeah, I think almost you are right. You are just not using the right terminology, and that's not your mistake. The evaluation function, let's say f of n कह लेते हैं हम. evaluation function क्या है? UCS यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक evaluation function यूज करता है. वो कौन सा evaluation function होता है? That is किसकी बेस पे डिसाइड कर रहा होता है? वो ये तो नहीं कह रहा होता कितने चांसेस हैं x ऑफ a या y ऑफ y या व्हाटएवर. वो एक ही फंक्शन यूज कर रहा है, एंड दैट इज g ऑफ n. कि भाई कॉस्ट कितनी लगी है s से यहाँ तक आने में. आई थिंक इट वाज द राइट आइडिया इन योर माइंड. यू जस्ट डिडंट हैव द राइट टर्मिनोलॉजी टू से इट. That UCS uses evaluation function in order to evaluate the level of the priority of its nodes. And what is that evaluation function? That evaluation function is g of n. And what is g of n? We know what g of n is. g of n is the cost of reaching n from s. वो इसकी बेस पे डिसाइड करता है किसको पहले एक्सपेंड होना है, किसको बाद में एक्सपेंड होना है. इसी तरह लेट्स से कि मैं अपनी तरफ से मैं कहता हूँ एक एल्गोरिदम है, अपना एक एल्गोरिदम दे लेते हैं. लेट्स सपोज एक नाम बनाते हैं एक एल्गोरिदम का, समर AI. ये एक एल्गोरिदम हम बनाते हैं UCS की तरह का है. वो भी नोड्स जब उसके पास आएंगी तो उस स्ट्रेटजी के थ्रू डिसाइड करेगा किस नोड को पहले एक्सपेंड होना है, किसको बाद में एक्सपेंड होना है. ठीक है. इसका एवेल्यूएशन फंक्शन होगा लेट्स सपोज y ऑफ n. दिस विल बी द एवेल्यूएशन फंक्शन ऑफ आवर सर्च स्ट्रेटजी. और y ऑफ n क्या है? जिस तरह g ऑफ n कह रहा था कॉस्ट ऑफ रीचिंग n फ्रॉम s, हम ये कहेंगे कि भाई चांसेस ऑफ फाइंडिंग द गोल फ्रॉम n. कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, उसको छोड़ दें. लेकिन हम ये कहते हैं भाई ये है y ऑफ n. हम कहेंगे ठीक है आप लगा दें ये एल्गोरिथम, सर्च स्ट्रेटजी लगाएं, इस हिसाब से सॉर्ट करें, इस हिसाब से एक्सपेंड करना शुरू करें और गोल तक पहुंच जाएं. हो सकता है ये ऑप्टिमल हो सकता है वो ऑप्टिमल ना हो सकता है वो ऑप्टिमल हो सकता है ये ऑप्टिमल ना हो सकता है ये कंप्लीट ना हो, वगैरह वगैरह. वो सारे क्राइटेरिया अलग हैं. हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो. इसी तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है इन्फॉर्म सर्च की. हम बात करते हैं, स्लाइड्स पर आते हैं, दोबारा बात स्टार्ट करते हैं दोबारा.
the idea is to give the algorithm hints about the desirability of different states, यानी कि evaluation function of different states, about the evaluation function of different states. क्या आइडिया है बेसिकली इन्फॉर्म्ड सर्च का? वो ये है कि कॉस्ट वगैरह तो ठीक है हो रही है कैलकुलेट, लेकिन आइडिया ये है कि कोई ऐसा एवेल्यूएशन फंक्शन बनाया जाए जो कि कुछ हिंट दे. कॉस्ट तो खैर हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ कैलकुलेटेड हो जो कि हमें हिंट दे कि कौन सी नोड ज़्यादा पायदार है गोल फराहम करने की और कौन सी नोड में कम पायदारी है. So we will use an evaluation function to rank nodes and select the most promising one for expansion. जो सबसे अच्छी हो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, नॉट सेइंग कि जो सबसे कम कॉस्ट वाली हो, नॉट सेइंग कि जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वाली हो, सबसे कम चांसेस वाली. वी आर जस्ट सेइंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग. जिस तरह से हमने भी देखा कि हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉमिसिंग का मतलब क्या है? बस यही है कि पायदार हो, रिलायबल हो, कि वहाँ से गोल मिल जाएगा सबसे ज़्यादा जिसमें चांसेस हो. तो अभी तक की बात क्लियर है या नहीं? इज देयर एनी इशू एज ऑफ नाउ? प्लीज आस्क मी इफ देयर इज. Alright, I'll assume everything is clear as of now. So there are multiple informed search strategies that we can use. Some of those are given as under. ये दो strategies हैं, ये दो defining strategies हैं जो कि हम पढ़ेंगे. इसके अलावा भी strategies exist करती हैं. Greedy best first search की हम बात करेंगे और A star search की हम बात करेंगे कि ये दो एल्गोरिदम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्रेड फर्स्ट सर्च होती है या यूसीएस हम देख कर आ चुके हैं, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. अब ए स्टार सर्च भी एक एल्गोरिदम है, एक स्ट्रेटजी है, एक ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है. रिमेंबर कि ये दोनों भी क्या यूज़ करेंगे? एवेल्यूएशन फंक्शन, जस्ट लाइक यूसीएस. बस यूसीएस अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी में आता है. वो इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है अपनी तरफ से. जिस तरह से हमने चांसेस कैलकुलेट किए, कैसे किए उस पर हम नहीं आ रहे फिलहाल. चांसेस कैलकुलेट किए या नोट्स कैलकुलेट की, बट वो सिर्फ वो यूज़ कर रहा था कि भाई ये तो कॉस्ट इतनी पे की है, वो सिर्फ वो यूज़ कर रहा है. इस वजह से दैट वाज नॉट अ वेरी दैट मच रिलायबल थिंग. सो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट और ए स्टार, इस पे हम बात करते हैं. दे यूज़ एन एवेल्यूएशन फंक्शन. एवेल्यूएशन फंक्शन को एक ऐसा एवेल्यूएशन फंक्शन जिस तरह एक्स है ना, हमने नाम दिया था एक्स फंक्शन है हमारा, वाई फंक्शन था. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि मैं आपको जिस लेवल से समझा रहा हूँ, you should understand those on this level. Otherwise I can just use these difficult words right away. So I'm not getting into the difficult words right away. I'm just saying जिस तरह से मैंने कहा ना algorithm फंक्शन का नाम मैंने रख दिया x, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया y. इसी तरह हम फंक्शन का नाम रख रहे हैं ह्यूरिस्टिक. क्या नाम रख रहे हैं हम फंक्शन का? ह्यूरिस्टिक. हम ये कह रहे हैं जिस तरह से आपने लिखा था ना g ऑफ n, उसको आप कह रहे थे ये कॉस्ट फंक्शन है बिकॉज इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट फ्रॉम स्टार स्टेट टू दिस स्टेट. सो आप कह रहे थे कॉस्ट फंक्शन है. y को आप कह रहे थे दिस इज अ चांस फंक्शन बिकॉज वो चांस बता रहा था कितने चांसेस हैं आपको गोल तक पहुंचने में. एक हम अपनी तरफ से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन.
वो क्या करेगा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड इट एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ रीचिंग गोल फ्रॉम नोड एन। रिमेंबर जी ऑफ एन क्या कर रहा था कि स्टार्ट स्टेट से यहां तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगी। ह्यूरिस्टिक फंक्शन ये कहेगा, ये बताएगा कि यहां से जिस भी नोड पर आप है, यहां से गोल तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी लग सकती है। लगी नहीं है क्योंकि वो गया थोड़ी अभी तक वहां, वो सिर्फ एस्टिमेट कर रहा है कुछ चीजों की बेस पे कि यहां से गोल तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी लग सकती है। जिस तरह आप नीचे इमेज देखें आपको होपफुली क्लियर हो जाएगी चीज। सो एच ऑफ एन, जिस तरह एक्स ऑफ ए कह रहे थे हम, वाई ऑफ ए कह रहे थे, एच ऑफ एन इज अ फंक्शन जो कि ये बताएगा कि भाई एन से लेके कितनी कॉस्ट लग सकती है गोल तक पहुंचने में। अब हमें ये नहीं पता लगेगी कितनी, हो सकता है यहाँ से इतनी लगे, यहाँ से कुछ और लगे, वहाँ मुख्तलिफ रास्ते हैं, लेकिन हम एस्टिमेट करते हैं भाई यहाँ से इतनी कॉस्ट लगेगी। दैट इज कॉल्ड अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जो कि एस्टिमेट ये करे कि भाई यहाँ से एक सर्टेन स्टेट से गोल तक पहुंचने की कितनी कॉस्ट लग सकती है। ये देखें बड़ा एक इंटरेस्टिंग फोर्टे आपको नजर आ रहा होगा। अगेन दिस इज द सेम प्रॉब्लम जो कि हम पहले कर रहे थे, जिसको हमने बुचारेस्ट प्रॉब्लम कहा था। चलें सिर्फ ये देख लें, these are the heuristic values of these nodes। एक मिनट के लिए इसको देखें, होपफुली आपको खुद कोई बात अगर समझ में आ जाती है तो दैट इज ओके, दैट इज वेरी वेरी गुड, अदरवाइज मैं समझा दूंगा। रिमेंबर कि इस प्रॉब्लम में क्या था, एरिड वाज द फर्स्ट स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड योर गोल वाज टू रीच बुचारेस्ट, योर गोल वाज टू रीच बुचारेस्ट। सो एरिड से लेके बुचारेस्ट आपकी जो थी वो गोल स्टेट थी। सो इसको जरा एक मिनट के लिए देखें, देन आई विल कम बैक एंड टेल यू व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। इफ यू कैच दैट इंटरेस्टिंग थिंग जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है, नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग थिंग है, वो अगर आपको नजर आ जाए तो वहीं से बात कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज मैं वो भी आपको खुद बताना पड़ेगी मुझे। Yeah, so anything that you see here, any interesting thing that you see in this
values, these heuristic value, these are the heuristic values of all of the nodes. Nothing as of yet. So let me just point to that thing and then I will come back. We will start our lab in like 15-20 minutes की gap के बाद हम start करते हैं अपनी lab. Exactly, Malik Bilal. You are saying Bucharest's heuristic value is 0. And remember what we know, what we called heuristic. Heuristic is what? Heuristic is the estimation of cost from that state to the goal state. जिस तरह g of n यानी कि the cost you pay from start state to start state was 0, similarly the estimated cost from the goal state to the goal state is going to be 0. कि भाई एरिड से आप बुचारेस्ट की तरफ अगर जाते हो तो एस्टिमेशन ये है कि आपको 366 पे करनी पड़ेगी कॉस्ट. बुचारेस्ट से जाते हो तो बिकॉज बुचारेस्ट इज द गोल स्टेट, तो यहां से एस्टिमेशन एच फंक्शन क्या बताएगा कि भाई क्या कितना दूर है गोल यहां से? 0, बिल्कुल दूर नहीं है, यू आर ऑन द गोल. इसके अलावा बाकी सब वैल्यूज आपके सामने आ रही हैं कि भाई यहाँ से एस्टिमेशन ये है कि इतनी कॉस्ट लगेगी, यहाँ से एस्टिमेशन इतनी है कि इतनी कॉस्ट लगेगी. वी विल नॉट बी गोइंग इनटू डिटेल कि ये कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की गई है. वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉस्ट्स हाउ कैन एन एल्गोरिथम बी इवॉल्व्ड इनटू एन इंटेलिजेंट वन. सो यहाँ पर हम आज की क्लास को फिनिश कर रहे हैं, यहीं से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे. होपफुली कल भी हम यही टाइम टेबल रखेंगे शायद क्लासेस का, बिकॉज यू नो कि आगे आशूरा की छुट्टियाँ हैं और उसके बाद फिर देयर विल बी वीकेंड. सो वी विल होपफुली ट्राई टू स्टिक विद द सेम टाइम टेबल फॉर टुमारो एज वेल, दैट इज़ ट्यूसडे. ऑफिशियली मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा. So let's have a break. We are finishing the class here and we will join right after 15-20 minutes break for the lab of artificial intelligence. Thank you very much.